हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। आज मैं आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊँगा। कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं वही पढ़ाऊँगा जो ज़रूरी है। अगर एक्स्ट्रा बताता हूँ तो वो आपकी समझ ही बढ़ाएगा। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद मैं ब्रिटिश किंग्स और क्वीन के वंश डायनेस्टी को एक्सप्लेन करूँगा। कंपटीशन में पूछा भी जाता है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो भी आपके डाउट कन्फ्यूज़न है वो सब इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे। मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगा, कोई फीस नहीं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना है। तो शुरू करते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे फैशन बदलता है वैसे ही लिटरेचर में भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे कोई बैटल हुई हो, सिविल वॉर, पॉलिटिकल चेंजेस, या कोई नया किंग या क्वीन पावर में आते हैं तो लिखने के तरीके में भी बदलाव होता है। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करा जाता है। इसमें जो कुछ पीरियड्स एजेस हैं उनको फर्दर डिवाइड करा जाता है, जैसे रेनेसा अर्ली मॉडर्न पीरियड जो 1500 से 1660 तक चला, उसको 4 फर्दर पीरियड में डिवाइड करा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआती पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। द वर्ड एंग्लो सैक्सन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एंजिल्स एंड सेक्शंस। In the beginning, the 2 tribes, Angles and Saxons, and later 3rd tribe, Jutes, invaded the then England and its surroundings in 450 AD. ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड वो समय था जब यूरोप में कई ट्राइब्स थे। अभी क्रिश्चियनिटी भी यूरोप में नहीं आई थी। ये ट्राइब्स एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। उस समय 2 मेन ट्राइब थे, एंजिल्स और सेक्शंस। बाद में तीसरी ट्राइब जूट्स भी पावरफुल हो गए। तो इन 3 ट्राइब्स एंजिल्स, सेक्शंस एंड जूट्स ने इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र को 450 एडी में आक्रमण करके जीत लिया। 450 एडी में जो युद्ध हुआ तब से हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत मानते हैं। उस समय की इंग्लिश लैंग्वेज आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग थी। इस पीरियड की इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश के किसी भी वर्क को आज हम पढ़ें, शायद ही कोई लाइन हो जो क्लियर समझ में आए। इस समय जो भी लिटरेचर थी वो ओरल थी, लिखा नहीं गया। 7th सेंचुरी के दौरान यहाँ के लोग क्रिश्चियन बनने लगे और लिटरेचर को लिखा जाने लगा। लड़ाइयाँ होती रहती थीं, इसलिए इस एज में हीरोइक पोइट्री लिखी गई, साथ ही साथ रिलीजियस पोइट्री भी लिखी गई। राइटर्स ने सेंट, डेविल, गुड एंजल, बैड एंजल के ऊपर भी लिखा। एट दिस टाइम ओल्ड इंग्लिश एग्जिस्टेड, एलिट्रेशन वॉज यूज्ड इन पोइट्री। लिखने के स्टाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एलिट्रेशन का यूज़ किया गया। इस समय के मेन वर्क्स हैं बेवुल्फ और विट्सेथ। बेवुल्फ के ऊपर हॉलीवुड में मूवी भी बनी है। बेवुल्फ एक हीरोइक एपिक है जिसमें बेवुल्फ के एडवेंचर्स का जिक्र है। बेवुल्फ ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, इसलिए बेवुल्फ को समझना मुश्किल है। यहाँ पे वर्ड आया है ट्राइब। ट्राइब नाउन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द सेम लैंग्वेज एंड कस्टम्स एंड दैट हैव अ लीडर। हिंदी में मतलब इसका जनजाति कबीला। 1066 से 1500 के पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। अ बैटल इज फॉट इन 1066। दिस बैटल इज नोन एज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। द वर्क्स रिटन इन दिस एरा वर सेकुलर, दैट इज नॉन रिलीजियस। कोई लड़ाई या राजनीतिक उथल पुथल एक नई लिटरेरी एज को जन्म देती है। 1066 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नॉर्मन्स ने अटैक किया। नॉर्मन्स वो लोग थे जो नॉर्मंडी में रहते थे। नॉर्मंडी फ्रांस में है, तो नॉर्मन्स बाहर के लोग थे। नॉर्मन्स ने आक्रमण करके इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र को जीत लिया। इस लड़ाई में विलियम राजा बने। नॉर्मन्स इंग्लैंड के बाहर के लोग थे। नॉर्मन्स फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नॉर्मन्स राज कर रहे थे। इस वजह से अपर क्लास फ्रेंच बोलती थी और कॉमन पीपल ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। इस एज में लिटरेचर, लैंग्वेज और कल्चर में बहुत बदलाव हुए। मिडिल इंग्लिश पीरियड में सेकुलर वर्क्स लिखे गए। कहने का मतलब है सेंट, एंजल्स, बाइबल के ऊपर ज़्यादा नहीं लिखा गया। इस एज में राइम को पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड की फर्स्ट एज को देखते हैं। द स्पैन फ्रॉम 1100 टू 1350 इज समटाइम्स रेफर्ड एज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अर्ली मिडिल एज जो 1100 से 1350 तक चलती है उसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस समय नॉर्मन्स जो फ्रांस के थे और एंग्लो जो इंग्लैंड के रहने वाले थे साथ में रहे। उनके बीच वैवाहिक संबंध हुए। मिडिल इंग्लिश पीरियड की सेकेंड एज है। द पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1400 इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ चौसर। चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
इंग्लिश इमर्ज्ड एज एन स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज इन दिस एरा। ये जो सेकंड एज है, एज ऑफ चौसर, इस एज में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ। इंग्लिश एक स्टैंडर्ड डेवलप्ड लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई। चौसर के समय की इंग्लिश आज की मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी मिलती जुलती है। चौसर ने इस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स लिखा। दैट्स वाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एज ऑफ चौसर में वर्स को हीरोइक कपलेट में लिखा गया। थर्ड है लेट मिडिल पीरियड। चौसर के बाद का पीरियड यानी 15th सेंचुरी को लेट मिडिल पीरियड कहते हैं। लेट मिडिल पीरियड में कोई ग्रेट वर्क नहीं लिखा गया, इस वजह से लेट मिडिल पीरियड यानी 15th सेंचुरी को बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। बैरन माने बंजर। 1500 से 1660 के टाइम को रेनेसा या अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। द टर्म रेनेसा हैज बीन यूज्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिकेलेट इन हिस्ट्री डे फ्रांस, published in 1855. The Renaissance, a French word, means rebirth, revival और reawakening. जूल्स मिकलेटी ने फर्स्ट टाइम रेनेसा वर्ड का यूज करा था अपनी बुक हिस्ट्री डे फ्रांस में, जो पब्लिश हुई थी 1855 में। रेनेसा का फ्रेंच में मीनिंग होता है रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण काल। रेनेसा की शुरुआत इटली में हुई थी। रेनेसा पूरे यूरोप में फैला। 1453 में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल में कंट्रोल कर लिया। टर्की के रहने वाले लोगों को टर्क्स तुर्क कहते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल के स्कॉलर्स इटली भाग गए। उस समय के स्कॉलर्स ने क्लासिकल ग्रीक और रोमन राइटर्स को स्टडी किया। तो इस तरह इटली से रेनेसा की शुरुआत हुई। रेनेसा के दौरान नई विचारधारा का जन्म हुआ। धार्मिक विचार, पॉलिटिक्स, साइंस में बदलाव हुए। रेनेसा को अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। नए विचार जन्म ले रहे थे, चाहे लिटरेचर की बात करें या फिलॉसफी या साइंस की। इस एज को मॉडर्न पीरियड की शुरुआत के तौर पर माना जाता है। रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड को 4 सब पीरियड्स में डिवाइड करा जाता है। 1500 से 1558 के बीच का जो समय है, उस समय रेनेसा की इंग्लैंड में शुरुआत हो गई थी। रेनेसा पीरियड में से 1558 से 1603 के पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड या एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। एलिजाबेथन एज इंग्लिश ड्रामा की गोल्डन एज है। इस समय कई महान राइटर्स हुए जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। द रेनेसा पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। द एलिजाबेथन एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। एलिजाबेथन एज के मेन राइटर थे क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे एलिजाबेथन पीरियड का दूसरा नाम क्या है? इस समय इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ थी। हर फील्ड में इंग्लैंड तरक्की कर रहा था। रेनेसा पीरियड की सेकंड एज है जैकोबियन एज। 1603 से 1625 के पीरियड को जैकोबियन एज कहते हैं। द जैकोबियन एज इज नेम्ड फॉर द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट राजा बने। जेम्स को लैटिन लैंग्वेज में जैकोबस कहते हैं, इसलिए जेम्स फर्स्ट के नाम पर इस पीरियड को जैकोबियन एज कहते हैं। एलिजाबेथन एज तक हम बात करते थे इंग्लैंड के क्वीन किंग की, लेकिन जैकोबियन एज में बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव हुआ। स्कॉटलैंड जो एक अलग कंट्री था वो इंग्लैंड में शामिल हो गया। तो अब हम इंग्लैंड की बात नहीं करेंगे, अब हम ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की बात करेंगे कि ब्रिटेन का राजा अब ये बना, ब्रिटेन की रानी अब ये बनी। तो जो जेम्स फर्स्ट थे वो ब्रिटेन के नए किंग बने। अब हम ये नहीं कहेंगे कि जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के नए किंग बने। इस एज में शेक्सपियर ने कई प्लेज लिखे। द किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल ऑल्सो अपीयर ड्यूरिंग द जैकोबियन एज। बेन जॉनसन इंट्रोड्यूस्ड अ जॉनरा ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। किंग जेम्स फर्स्ट के कहने पर बाइबल लिखी गई थी, इस वजह से इसे किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है। किंग जेम्स बाइबल इंग्लिश की फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाइबल थी। इस एज में बेन जॉनसन जो ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पर आधारित कई प्लेस लिखे। रेनेसा में थर्ड एज है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज शुरू होती है 1625 से 1649 तक। द कैरोलाइन एज कवर्स द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इन 1642 थिएटर्स वर क्लोज्ड। Civil war fought between the supporters of the king and supporters of parliament. Charles I was executed in 1649.
जॉन मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इन दिस एज। कैरोलाइन एज नाम पड़ा है चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर। चार्ल्स फर्स्ट किंग रहे 1625 से 1649 तक। चार्ल्स को लैटिन लैंग्वेज में कैरोलस कहते हैं, इस वजह से चार्ल्स फर्स्ट के टाइम को कैरोलाइन एज भी कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट अपनी नीतियों की वजह से लोगों और पार्लियामेंट के बीच अनपॉपुलर हो गए। 1642 में चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। चार्ल्स फर्स्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दे दिया गया। 1642 में सिविल वॉर के दौरान थिएटर पर पाबंदी लगा दी गई जो 18 साल तक रही। जॉन मिल्टन ने कैरोलाइन एज में लिखना शुरू किया था। कैरोलाइन एज के बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। इसका दूसरा नाम प्यूरिटन इंटररेग्नम है, जो चलता है 1649 से 1660 तक। यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, प्यूरिटन और कॉमनवेल्थ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत में क्रिश्चियंस ने रोमन कैथोलिक चर्च बनाया, जिसका हेड पोप था। समय के साथ कैथोलिक चर्च सुपरस्टिशियस होते गए, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च का विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट की शुरुआत हुई। प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक चर्च में विश्वास नहीं रखते थे। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। हमारे देश में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो रोमन कैथोलिक हैं, नन रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर काम करती हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी। प्रोटेस्टेंट को ब्रिटेन में प्यूरिटन कहा जाता है। प्यूरिटन्स वो लोग थे जो इंग्लैंड के चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते थे। प्यूरिटन्स पोप और रोमन कैथोलिक चर्च में विश्वास नहीं करते थे। प्यूरिटन्स ऐसे लोग थे जो नैतिकता पर जोर देते थे और भोग विलास को गलत मानते थे। एलिजाबेथन एज में प्यूरिटन्स माइनॉरिटी में थे। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दिया गया और प्यूरिटन्स पावर में आ गए। 1649 से 1660 का जो पीरियड है उसे एज ऑफ प्यूरिटन कहते हैं और प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं। पहले इंटररेग्नम के मीनिंग को देखते हैं। नाउन है अ पीरियड व्हेन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ लीडर। ऐसा समय जब किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीडर नहीं होता। पहली बार हिस्ट्री में ब्रिटेन में कोई राजा नहीं था। प्यूरिटन्स के हाथों में पावर आ चुकी थी, इस वजह से इस समय को प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं। 1649 से 1660 के टाइम को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के मेन राइटर मिल्टन थे। अब देखते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ से मतलब है स्टेट्स जिनका एक दूसरे से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कनेक्शन है। ब्रिटेन कई स्टेट से बना है, तो जो नई प्यूरिटन गवर्नमेंट पावर में आई उसे कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट कहा गया। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड देने के बाद पार्लियामेंट ने कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट 1649 में डिक्लेयर कर दी। ओलिवर क्रॉमवेल जो राजनेता थे उन्हें कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई। ब्रिटेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। चार्ल्स फर्स्ट का परिवार ब्रिटेन के बाहर भाग गया था। पार्लियामेंट ने चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को ब्रिटेन वापस बुलाया और 1660 में राजा बना दिया गया। कोई भी मेजर इंसिडेंट एक नई लिटरेरी एज को जन्म देता है। 1660 में चार्ल्स सेकंड को जब रिस्टोर करा गया तो इस तरह से एक नई लिटरेरी एज की शुरुआत हुई। 1660 से 1785 के पीरियड को द न्यू क्लासिकल पीरियड कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज में लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुए। थिएटर को 1642 में बैन कर दिया गया था। चार्ल्स सेकंड ने 18 साल बाद थिएटर को ओपन कर दिया। न्यू क्लासिकल एज में राइटर्स ने क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया। न्यू क्लासिकल एज में पोएटिक डिक्शन बनावटी थी। न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स किंग्स, क्वींस, लॉर्ड्स के ऊपर लिखते थे। न्यू क्लासिकल पीरियड को 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करा जाता है। 1660 से 1700 के पीरियड को द रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स प्रभावित थे क्लासिकल राइटर्स से। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने स्टाइल, फॉर्म को कॉपी किया क्लासिकल रोमन और ग्रीक राइटर्स से। न्यू क्लासिकल पीरियड का जो शुरुआती टाइम है 1660 से लेकर 1700, द रेस्टोरेशन, पहले उसे स्टडी करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 is called the Restoration period. Charles II came back to England from his exile in France and became the king. In 1660, theatres were reopened. It is also known as the Age of Dryden. 1660 से 1700 के पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि मोनार्की को ब्रिटेन में रिस्टोर कर दिया गया। चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन के राजा बने।
रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि इस समय के मेन राइटर ड्राइडन थे। यहाँ पे वर्ड आया है रेस्टोरेशन, नाउन है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स अर्लियर गुड कंडीशन और पोजीशन और टू इट्स ओनर, किसी वस्तु की मूल दशा में वापसी। रेस्टोरेशन का वर्ब है रीस्टोर, टू पुट समबडी समथिंग बैक इनटू फॉर्मर कंडीशन और पोजीशन, व्यक्ति या वस्तु को उसकी पूर्व दशा या स्थिति में लाना। इंपॉर्टेंट वर्ड है। न्यू क्लासिकल पीरियड की सेकंड एज को पढ़ते हैं। 1700 से 1745 के पीरियड को ऑगस्टन एज कहते हैं। इस एज के ग्रेटेस्ट राइटर अलेक्जेंडर पोप थे, इस वजह से ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहते हैं। पहले ऑगस्टन एज को समझते हैं। द ओरिजिनल ऑगस्टन एज वॉज द ब्रिलियंट लिटरेरी पीरियड ऑफ वर्जल, होरेस एंड ओविड अंडर द रोमन एम्परर ऑगस्टस। 27 BC से 14 AD लगभग 50 सालों तक रोम के राजा ऑगस्टस रहे। इस समय रोम ने लिटरेचर के फील्ड में बहुत तरक्की की। इस समय के महान क्लासिकल राइटर्स थे वर्जल, होरेस, ओविड। द 18th century in English literature is called the classical age or the Augustan age. We also call it the age of reason or the age of good sense. 1700 से 1745 के पीरियड में इंग्लिश राइटर्स ने ऑगस्टन एज के राइटर्स के स्टाइल, फॉर्म और सब्जेक्ट की नकल की। इस वजह से इस पीरियड को ऑगस्टन एज भी कहते हैं। ऑगस्टन एज को एज ऑफ रीजन या एज ऑफ गुड सेंस भी कहते हैं क्योंकि इस एज के राइटर्स ने रीजन, गुड सेंस का लिटरेचर में यूज किया। राइटर्स अपने वर्क्स में सही क्या है, गलत क्या है बात करते थे। ऑगस्टन एज के मेन पोएट अलेक्जेंडर पोप थे। अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक लिखा था। रेप ऑफ द लॉक की पोएटिक डिक्शन या लैंग्वेज कहें तो आर्टिफिशियल है। पोप फैशनेबल पीपल का मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप को एज ऑफ रीजन या एज ऑफ गुड सेंस भी कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बतला रहा हूँ, लेकिन जो मैं बतला रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी कंपटीशन जिनमें लिटरेचर आता है उनमें पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लासिकल पीरियड की लास्ट एज है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन, जो 1745 से 1785 तक रही। 1745 से 1785 के बीच मेन राइटर जॉनसन थे, इस वजह से इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। कुछ राइटर्स एज ऑफ सेंसिबिलिटी की एंडिंग डेट 1789 या 1798 भी मानते हैं। पहले सेंसिबिलिटी के मीनिंग को देखते हैं। सेंसिबिलिटी नाउन है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस डीप फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन आर्ट, लिटरेचर etc। संवेदनशीलता। एज ऑफ सेंसिबिलिटी फोकसेस ऑन द इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चरल एटीट्यूड्स, थ्योरीज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। Writers focused on the qualities of intellect, reason, balance and order. एज ऑफ सेंसिबिलिटी में लिटरेचर से रिलेटेड नए विचार जन्म ले रहे थे, चाहे पोएट्री हो, लिटरेचर हो या थ्योरीज हो। एक नई सेंसिबिलिटी, समझ बढ़ रही थी। ड्यूरिंग दिस एज देयर वर साइंस ऑफ रिवोल्ट इन फेवर ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट। द पोएट्स हु शोड रोमांटिक लीनिंग्स in their poetry are the precursors of the romantic revival. न्यू क्लासिकल पीरियड के आखिर में रोमांटिक पोएट्री के बीज पड़ने शुरू हो गए थे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने न्यू क्लासिकल पीरियड के जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं करा। इन राइटर्स ने अपनी पोएट्री को एक नए तरीके से, एक नए फैशन से लिखा, जिसे रोमांटिक पोएट्री भी कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स आए, पहले देखते हैं प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर नाउन है, something that comes before another and may lead to it or influence its development। जो चीज़ शुरुआत में आती है और प्रभावित करती है आने वाली चीज़ को, उसे प्रीकर्सर कहते हैं। प्रीकर्सर ऐसे व्यक्तियों को भी कहते हैं जो एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में कुछ राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने लिटरेचर को एक नए तरीके से लिखा, रोमांटिक स्पिरिट में। उन्हें प्रीकर्सर कहा जाता है रोमांटिक रिवाइवल का। नेक्स्ट वर्ड है लीनिंग, नाउन है, हिंदी में मतलब है झुकाव। द न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद में नेक्स्ट एज आती है द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग डेट 1785 के अलावा 1789 और 1798 भी मानी जाती है। इसकी एंडिंग डेट 1830 के अलावा 1832 भी मानी जाती है।
1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में नई विचारधारा की शुरुआत की। दूसरी डेट 1798 मानी जाती है जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स पोएम्स का वॉल्यूम है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया था। लिरिकल बैलेड्स ने रोमांटिक पीरियड के पोएट्स को बहुत प्रभावित किया। देखते हैं रोमांटिक पीरियड क्यों स्टार्ट हुआ। फर्स्ट, रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिकल एज में राइटर्स क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते थे। पोएटिक डिक्शन आर्टिफिशियल थी। रोमांटिक पोएट्री एक रिएक्शन के तौर पे न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट में स्टार्ट हुई। सेकंड, सब्जेक्टिव नेचर, इमोशन एंड इमेजिनेशन। रोमांटिक पोएट्स की पोएट्री सब्जेक्टिव थी। पोएट्स अपने बारे में लिखते थे। रोमांटिक पोएट्स ने कॉमन पीपल जो नेचर से जुड़े हुए थे उनके ऊपर लिखा। रोमांटिक पोएट्स ने इमोशन और इमेजिनेशन से साधारण विषय को ग्लोरीफाई किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द सॉलिटरी रीपर एक साधारण पहाड़ी लड़की के ऊपर पोएम लिखी। थर्ड, लव ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 स्लोगन्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को पूरे यूरोप में फैलाया। रोमांटिक पोएट्स ने अपने वर्क्स में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की है। रोमांटिक पीरियड के बाद आती है नेक्स्ट स्टेज द विक्टोरियन पीरियड, जो 1832 से 1901 तक चला। विक्टोरियन पीरियड को हम फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, द प्री रैफेलाइट्स एंड एस्थेटिज्म एंड डिकेंडेंस। पहले विक्टोरियन पीरियड को देखते हैं। विक्टोरियन एज की शुरुआत 1832 मानी जाती है जब ब्रिटेन में रिफॉर्म बिल लाया गया। रिफॉर्म बिल में साधारण लोगों की भलाई के लिए कई रूल्स बनाए गए थे। विक्टोरियन पीरियड की नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट 1837 भी मानी जाती है क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी बनी। विक्टोरियन एज चलती है क्वीन विक्टोरिया की डेथ 1901 तक। मच राइटिंग ऑफ द पीरियड dealt with or reflected the pressing social, economic and religious problems of the era. विक्टोरियन एज में जो वर्क्स लिखे गए उनमें विक्टोरियन एज की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस इश्यूज की झलक मिलती है। विक्टोरियन एज में फेमस पोएट्स से टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड। विक्टोरियन पीरियड में 1848 से 1860 के समय को द प्री रैफेलाइट पीरियड कहते हैं। पहले प्री रैफेलाइट टाइटल को देखते हैं। 15th सेंचुरी में इटालियन पेंटर थे रफाएल। उनसे पहले के आर्टिस्ट को प्री रैफेलाइट्स ने नकल की। प्री रैफेलाइट्स पेंटर, क्रिटिक्स और पोएट्स का ग्रुप था। तो हम कह सकते हैं कि प्री रैफेलाइट्स एक तरह के आर्टिस्ट थे, चाहे वो क्रिटिक हों, पेंटर हों या पोएट हों। ये सभी आर्टिस्ट एक आइडियोलॉजी से बंधे हुए थे। The Pre-Raphaelites was a counter-cultural movement that aimed to reform Victorian period and writing. The Pre-Raphaelites एक काउंटर-कल्चरल मूवमेंट थी। विक्टोरियन एज में सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज पर लिखा जा रहा था। प्री-रैफेलाइट्स प्रकृति, खूबसूरती के बारे में लिखते थे। प्री-रैफेलाइट्स सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज के लिखने के खिलाफ थे। The Pre-Raphaelites believed in art for art's sake. Pre-Raphaelites art for art's sake में विश्वास करते थे। Art for art's sake का मतलब है कि आर्टिस्ट, चाहे पोएट हो या पेंटर हो, उन्हें खूबसूरती, इनर फीलिंग, नेचर के ऊपर वर्क करना चाहिए। पोएट्स को सामाजिक मुद्दों और पॉलिटिक्स पर लिखने से बचना चाहिए। यहाँ पे वर्ड आया है काउंटर कल्चरल। काउंटर अपोजिट, अगेंस्ट के लिए यूज किया जाता है। काउंटर कल्चरल का मतलब है अ कल्चर विद वैल्यूज दैट रन काउंटर टू दोज ऑफ एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी। सोसाइटी के वैल्यूज के अगेंस्ट में जो कल्चर एग्जिस्ट करता है उसे काउंटर कल्चरल कहते हैं। काउंटर से कई वर्ड बने हैं, काउंटर बैलेंस, काउंटर रेवोल्यूशन, काउंटर वेट। मैं वर्ड मीनिंग पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। विक्टोरियन पीरियड में 1880 से 1901 के पीरियड को एस्थेटिज्म एंड डिकेंडेंस कहते हैं। पहले एस्थेटिज्म का मतलब देखते हैं। एस्थेटिज्म नाउन है, डिवोशन टू और एम्फसिस ऑन ब्यूटी और द कल्टीवेशन ऑफ द आर्ट्स, सौंदर्यवाद। आर्ट फॉर आर्ट से कह सकते हैं,
प्रकृति, खूबसूरती के ऊपर लिखना ही एस्थेटिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है डिकेंडेंस, नाउन है, आचरण, सोच आदि में नैतिक पतन। एस्थेटिज्म इज एन आर्ट मूवमेंट दैट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज इन लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। एस्थेटिज्म एक मूवमेंट है जो लिटरेचर, म्यूजिक के क्षेत्र में आर्ट की एस्थेटिक वैल्यूज, सौंदर्य पर जोर देती है। The poets of this time tried to keep alive the tradition of the pre-Raphaelites. In an age of growing realism have been denounced as decadents. विक्टोरियन पीरियड में राइटर्स अपने वर्क्स में रियलिज्म, यथार्थवाद पर जोर दे रहे थे। प्री रैफेलाइट्स जो इस समय रियलिटी पर ना लिखकर सौंदर्यवाद, एस्थेटिज्म के ऊपर लिख रहे थे, उन्हें हम डिकेंडेंट्स कहते हैं। डिकेंडेंट्स बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। आगे के पीरियड्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। 20वीं सदी कॉम्प्लिकेटेड है, लिखने के कई स्टाइल पैरेलल चले। इस वजह से एडवर्डियन पीरियड के समय जॉर्जियन पीरियड भी शुरू हो गया। एडवर्डियन पीरियड, द स्पैन बिटवीन द डेथ ऑफ विक्टोरिया एंड द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इज नेम्ड फॉर किंग एडवर्ड सेवेंथ who reigned from 1901 to 1910। 1901 से 1914 का समय एडवर्डियन पीरियड कहलाता है। इस समय ब्रिटेन के किंग एडवर्ड सेवेंथ थे। एडवर्डियन पीरियड के दौरान नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के ऊपर पोएट्री लिखी गई। 1910 से 1936 के पीरियड को जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। ये ओवरलैप करता है एडवर्डियन पीरियड से। जॉर्जियन पोएट्री इज रूरल इन सब्जेक्ट मैटर। It is traditional rather than experimental in technique and form। जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटेन के किंग रहे 1910 से 1936 तक। जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर इसे जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। जॉर्जियन पीरियड के दौरान रूरल सब्जेक्ट्स के ऊपर पोएट्री ट्रेडिशनल तरीके से लिखी गई। नेक्स्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियड, जो शुरू होता है 1914 में। 1914 वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो चुकी थी। पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति थी। दिस पीरियड हैज बीन मार्क्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स इन सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म एंड स्टाइल। मॉडर्न पीरियड के समय राइटर्स ने सिविलाइजेशन के डिक्लाइन, इनर सेल्फ के ऊपर लिखा। मॉडर्न पीरियड में सब्जेक्ट, मैटर, फॉर्म, स्टाइल में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए। टी.एस. एलियट ने द वेस्ट लैंड इस पीरियड में लिखा। नेक्स्ट पीरियड है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो शुरू हुआ 1945 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई जब जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए। इसी के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज अप्लाइड टू द इरा आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। पोस्ट मॉडर्निज्म में लिटरेचर के क्षेत्र में कई एक्सपेरिमेंट हुए। लिटरेचर की कई थ्योरीज की शुरुआत हुई। पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स ने पहले यूज हो रहे सभी स्टाइल को अपने वर्क्स में मिक्स किया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स ने पैरोडी, डार्क ह्यूमर, पैराडॉक्स का यूज अपने वर्क्स में किया। इस वजह से पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर्स के वर्क्स में हमें मल्टीपल मीनिंग मिलते हैं। डायनेस्टी और रूलर्स, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रेनेसां के दौरान किस डायनेस्टी का रूल था? ट्यूडर डायनेस्टी थी, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी कब रूल कर रही थी। मैं डायनेस्टी और जो रूलर्स हैं वो इसी वीडियो में कवर करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है। इस वजह से मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लियर हो गया होगा। मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा, बस फीस के तौर पे चैनल को शेयर करना है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।